नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं इन्वेस्टमेंट के 10 ऐसे गोल्डन रूल्स जो हर उस व्यक्ति को पता होने चाहिए जो अपने पैसों को समझदारी से ग्रो करना चाहता है। चाहे आप अभी इन्वेस्टिंग शुरू कर रहे हों या पहले से कर रहे हों, ये रूल्स आपकी पूरी इन्वेस्टिंग जर्नी को चेंज कर सकते हैं। मैंने सालों तक मार्केट को ऑब्जर्व किया है, लोगों को सक्सेसफुल होते देखा है और मिस्टेक्स करते भी देखा है, और इन सारे एक्सपीरियंसेस से जो सबसे इंपॉर्टेंट लेसन्स निकले वही आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये कोई थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल रूल्स हैं जो आप आज से ही अपनी इन्वेस्टिंग लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि हर रूल अपने आप में एक गेम चेंजर है। और हाँ, अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसी और वैल्यूएबल वीडियोस आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, जितनी जल्दी हो सके इन्वेस्टिंग शुरू कर दो। यहाँ एक बहुत फेमस कहावत है इन्वेस्टिंग की दुनिया में, टाइम इन द मार्केट बीट्स टाइमिंग द मार्केट। इसका मतलब है कि मार्केट में सही समय पर एंटर करने की कोशिश करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप मार्केट में लंबे समय तक रहो। क्यों जल्दी शुरू करना इतना इंपॉर्टेंट है? इसका जवाब है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग वो पावर है जिसमें आपका पैसा सिर्फ खुद ग्रो नहीं करता, बल्कि उससे मिलने वाला रिटर्न भी आगे ग्रो करता है। ये एक स्नोबॉल की तरह है जो जितना आगे रोल होता है उतना बड़ा होता जाता है। एक एग्जांपल देता हूं, अगर एक व्यक्ति 25 साल की उम्र से हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करना शुरू करता है और 60 साल की उम्र तक कंटिन्यू करता है 12% एवरेज रिटर्न के हिसाब से, तो उसका कॉर्पस कई करोड़ में पहुंच सकता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति 35 साल की उम्र में शुरू करता है, यानी सिर्फ 10 साल लेट, तो फाइनल कॉर्पस लगभग आधा या उससे भी कम रह जाता है। सिर्फ 10 साल की देरी से इतना बड़ा फर्क पड़ता है। तो अगर आपने अभी तक शुरू नहीं किया है तो सबसे परफेक्ट टाइम है आज। मत सोचो कि जब ज्यादा पैसे होंगे तब शुरू करूंगा या जब मार्केट सही होगा तब शुरू करूंगा। छोटी अमाउंट से भी शुरू करो, लेकिन शुरू करो, क्योंकि टाइम आपकी सबसे बड़ी एसेट है इन्वेस्टिंग में। दूसरा रूल है डाइवर्सिफिकेशन, यानी अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग जगह फैलाना। ये एक बहुत बेसिक लेकिन बहुत क्रूशियल प्रिंसिपल है रिस्क मैनेजमेंट का। अगर आप अपना सारा पैसा सिर्फ एक ही स्टॉक में या एक ही एसेट क्लास में लगा देते हो, तो अगर वो अंडर परफॉर्म करे या क्रैश हो जाए तो आपका पूरा पोर्टफोलियो ही डूब सकता है। डाइवर्सिफिकेशन कैसे करें? पहला लेवल है एसेट क्लास डाइवर्सिफिकेशन। अपने पैसे को अलग अलग एसेट क्लासेस में बांटो, जैसे इक्विटी यानी स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स, डेट यानी बॉन्ड्स और फिक्स्ड डिपॉजिट्स, गोल्ड, और अगर पॉसिबल हो तो रियल एस्टेट। हर एसेट क्लास अलग अलग मार्केट कंडीशंस में अलग अलग परफॉर्म करती है, तो जब एक डाउन होता है तो दूसरा उसे बैलेंस कर सकता है। दूसरा लेवल है विद इन इक्विटी डाइवर्सिफिकेशन। अगर आप स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो सिर्फ एक सेक्टर या एक कंपनी में मत डालो, अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करो, जैसे टेक्नोलॉजी, बैंकिंग, फार्मा, एफएमसीजी वगैरह। अगर एक सेक्टर डाउन हो तो दूसरा कंपेंसेट कर सकता है। तीसरा लेवल है ज्योग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन, यानी सिर्फ अपने देश में ही नहीं बल्कि अगर पॉसिबल हो तो इंटरनेशनल मार्केट्स में भी थोड़ा इन्वेस्ट करो। इससे कंट्री स्पेसिफिक रिस्क कम होता है। लेकिन ध्यान रखिए, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ओवर डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। बहुत ज्यादा जगह पैसा फैलाना भी अच्छा नहीं, क्योंकि तब आप हर जगह पर प्रॉपर अटेंशन नहीं दे पाते और रिटर्न्स भी डाइल्यूट हो जाते हैं। एक बैलेंस्ड अप्रोच रखो, ना बहुत कॉन्सेंट्रेटेड ना बहुत स्प्रेड आउट। तीसरा रूल है सिर्फ वही पैसा इन्वेस्ट करो जिसकी आपको शॉर्ट टर्म में जरूरत नहीं है। ये रूल बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं और बाद में मुश्किल में पड़ते हैं। इन्वेस्टिंग, स्पेशली इक्विटी इन्वेस्टिंग, एक लॉन्ग टर्म गेम है। मार्केट में शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी हमेशा रहेगी, अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे। अगर आपने ऐसा पैसा इन्वेस्ट कर दिया जिसकी जरूरत आपको अगले 6 महीने या 1 साल में पड़ने वाली है, तो हो सकता है कि जब आपको पैसे निकालने की जरूरत हो, मार्केट ठीक उसी वक्त डाउन हो और आपको लॉस में पैसे निकालने पड़े। इसलिए सबसे पहले एक इमरजेंसी फंड बनाओ जो 3 से 6 महीने के एक्सपेंसेस को कवर करे, और उसे सेफ और लिक्विड जगह रखो, जैसे सेविंग्स अकाउंट या लिक्विड फंड। इसके बाद जो पैसा आपके इमीडिएट या नियर टर्म गोल्स के लिए है, जैसे अगले 1-2 साल में कोई बड़ी खरीदारी, उसे भी रिलेटिवली सेफ इंस्ट्रूमेंट्स में रखो, जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट्स या डेट फंड। और जो पैसा आपको अगले 5, 10 या 15 सालों तक नहीं चाहिए, सिर्फ वही पैसा इक्विटी या हाई रिस्क इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करो। ये अप्रोच आपको मानसिक शांति भी देती है, क्योंकि मार्केट गिरने पर भी आपको पैनिक नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि ये पैसा लॉन्ग टर्म के लिए है। चौथा रूल है अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन से इमोशंस को दूर रखो। ये शायद सबसे मुश्किल रूल है फॉलो करने के लिए, क्योंकि हम इंसान हैं और इमोशंस नेचुरल हैं, लेकिन इन्वेस्टिंग में इमोशनल डिसीजंस अक्सर सबसे बड़े लॉसेस का कारण बनते हैं। 2 इमोशंस सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं इन्वेस्टिंग में, फियर और ग्रीड। जब मार्केट क्रैश होता है, फियर की वजह से लोग पैनिक में अपने इन्वेस्टमेंट्स बेच देते हैं, अक्सर सबसे गलत टाइम पर, यानी जब प्राइसेस सबसे कम हो। और फिर जब मार्केट रिकवर होता है तो वो सोचते हैं कि अभी और गिरेगा और एंट्री नहीं करते, जिससे रिकवरी का फायदा भी नहीं मिलता। दूसरी तरफ जब मार्केट बुल रन में होता है और प्राइसेस ऊपर जा रहे होते हैं, ग्रीड की वजह से लोग बिना रिसर्च किए सिर्फ सब कमा रहे हैं देखकर इन्वेस्ट कर देते हैं, अक्सर सबसे ऊपर के प्राइस पर, और फिर जब मार्केट करेक्ट होता है तो लॉस में फंस जाते हैं। इससे कैसे बचें? पहला, एक क्लियर इन्वेस्टमेंट प्लान बनाओ और
उस पर स्टिक करो, चाहे मार्केट की कंडीशन कुछ भी हो। दूसरा, SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को फॉलो करो, जिसमें आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हो, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे। इससे आप ऑटोमेटिकली बाय लो सेल हाई की स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो बिना इमोशंस इन्वॉल्व किए। तीसरा, डेली मार्केट मूवमेंट्स को ट्रैक करना बंद करो। हर दिन पोर्टफोलियो चेक करने से अननेसेसरी एंजाइटी होती है। महीने में एक बार या क्वार्टर में एक बार रिव्यू करना काफी है। चौथा, याद रखो कि मार्केट करेक्शंस और क्रैश नॉर्मल हैं, ये हर कुछ सालों में होते हैं और हिस्ट्री बताती है कि मार्केट हमेशा रिकवर करता है लॉन्ग टर्म में। पांचवां रूल है, अपने इन्वेस्टमेंट्स पर लगने वाली फीस और चार्जेस को अच्छे से समझो। ये एक ऐसी चीज है जिसे बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपके रिटर्न्स को सिग्निफिकेंटली कम कर सकती है। देखिए, जब भी आप कोई म्यूचुअल फंड या इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट खरीदते हो, उसमें कुछ न कुछ चार्जेस होते हैं। एक्सपेंस रेशियो एक ऐसा चार्ज है जो म्यूचुअल फंड्स में हर साल लगता है फंड को मैनेज करने के लिए। ये परसेंटेज में होता है, जैसे 1% या 2% सालाना। ये सुनने में छोटा लगता है, लेकिन जब आप इसे 20-30 साल के लिए कंपाउंड करते हो तो ये लाखों रुपयों का फर्क पैदा कर सकता है आपके फाइनल कॉर्पस में। इसलिए जब भी दो सिमिलर फंड्स में चूज करना हो, एक्सपेंस रेशियो को जरूर कंपेयर करो। जनरली इंडेक्स फंड्स का एक्सपेंस रेशियो एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स से बहुत कम होता है, क्योंकि उनमें कम ह्यूमन मैनेजमेंट इन्वॉल्व होता है। दूसरा चार्ज है एग्जिट लोड, जो कुछ फंड्स में लगता है अगर आप एक सर्टेन पीरियड से पहले पैसे निकालते हो। तीसरा है ट्रांजैक्शन चार्जेस, जो स्टॉक्स खरीदते बेचते वक्त ब्रोकर लेते हैं। चौथा है टैक्सेस, जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, जो अलग अलग रेट्स पर लगते हैं डिपेंडिंग ऑन कितने टाइम के लिए आपने होल्ड किया। तो हमेशा किसी भी इन्वेस्टमेंट में जाने से पहले ये सारे कॉस्ट्स समझो। 1% भी सुनने में छोटा लगे, लेकिन लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग में इसका बड़ा असर होता है। छठा रूल है, सिर्फ उन्हीं चीजों में इन्वेस्ट करो जिन्हें आप समझते हो। ये रूल वॉरेन बफेट जैसे लेजेंडरी इन्वेस्टर्स भी बार बार एम्फेसाइज करते हैं। इसे कहते हैं सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस, यानी अपनी समझ के दायरे में रहकर इन्वेस्टमेंट करना। बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए किसी स्टॉक या इन्वेस्टमेंट पे पैसा लगा देते हैं क्योंकि किसी दोस्त ने बताया, या सोशल मीडिया पर किसी ने रेकमेंड किया, या किसी व्हाट्सएप ग्रुप में हाइप बन गई। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि एक्चुअल में वो कंपनी क्या करती है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है, वो पैसे कैसे कमाती है, उसके रिस्क्स क्या हैं। ये बहुत डेंजरस अप्रोच है, क्योंकि बिना समझे किया गया इन्वेस्टमेंट अक्सर गलत टाइम पर एग्जिट की तरफ ले जाता है। क्योंकि जब चीजें वॉलेटाइल होती हैं तो आप ठीक से जज नहीं कर पाते कि पैनिक करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। तो क्या करें? पहला, अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उस कंपनी के बारे में बेसिक रिसर्च करो, उसका बिजनेस मॉडल समझो, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ चेक करो। दूसरा, अगर आपको रिसर्च करने का टाइम या इंटरेस्ट नहीं है तो इंडिविजुअल स्टॉक्स की जगह म्यूचुअल फंड्स या इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करो, जहां प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स ये काम करते हैं। तीसरा, कोई भी नया इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट समझने से पहले उसमें पैसा मत लगाओ, पहले सीखो फिर इन्वेस्ट करो। चौथा, अगर कोई स्कीम बहुत हाई गारंटीड रिटर्न्स प्रॉमिस कर रही है तो वो अक्सर स्कैम होता है। रिमेंबर करो, हायर रिटर्न्स हमेशा हायर रिस्क के साथ आते हैं, कोई फ्री लंच नहीं होता इन्वेस्टिंग में। सातवां रूल है, अपने रिस्क लेवल को अपनी एज और फाइनेंशियल गोल्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट करो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जिसे एसेट एलोकेशन कहते हैं। एक जनरल रूल ऑफ थंब है जो अक्सर यूज होता है, अपनी उम्र को 100 में से घटाओ, जो नंबर आए वो परसेंटेज इक्विटी में इन्वेस्ट करो, बाकी डेट और अदर सेफर इंस्ट्रूमेंट्स में। जैसे अगर आपकी उम्र 25 साल है तो 100 में से 25 घटाने पर 75 बचता है, यानी 75% इक्विटी में और बाकी 25% डेट में। ये सिर्फ एक गाइडलाइन है, एग्जैक्ट रूल नहीं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है। यंगर एज में आप ज्यादा रिस्क ले सकते हो क्योंकि आपके पास रिकवरी के लिए ज्यादा टाइम होता है। अगर मार्केट क्रैश भी हो जाए तो आपके पास 10-20 साल है रिकवर होने के लिए। लेकिन जैसे जैसे आप रिटायरमेंट के करीब आते हो, आपको धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो को ज्यादा कंजर्वेटिव बनाना चाहिए, क्योंकि अब आपके पास रिकवरी के लिए उतना टाइम नहीं बचता और आपको उस पैसे की जरूरत भी नजदीक में पड़ने वाली है। इसके अलावा आपका रिस्क टॉलरेंस भी पर्सनल होता है। कुछ लोग नेचुरली ज्यादा रिस्क एवर्स होते हैं, उन्हें मार्केट की वॉलेटिलिटी देखकर बहुत स्ट्रेस होता है। ऐसे लोगों को चाहे उम्र यंग भी हो तो भी एक बैलेंस्ड या कंजर्वेटिव अप्रोच रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस में आकर गलत टाइम पर पैसे निकाल लेते हो तो वो हायर रिस्क इन्वेस्टमेंट का फायदा ही नहीं मिलता। तो अपने कंफर्ट लेवल को भी समझो, सिर्फ टेक्स्ट बुक रूल्स को ब्लाइंडली फॉलो मत करो। आठवां रूल है, अपने पोर्टफोलियो को रेगुलरली रिव्यू करो, लेकिन हर छोटी चीज पर ओवर रिएक्ट मत करो। ये एक बैलेंस है जो मेंटेन करना जरूरी है। एक तरफ अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को बिल्कुल भी नहीं देखते, सेट एंड फॉरगेट करके छोड़ देते हो सालों तक, तो हो सकता है कि आपका पोर्टफोलियो आपके करंट गोल्स या रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग न रहे। जैसे जैसे लाइफ सर्कमस्टेंसेस चेंज होती हैं, जैसे शादी, बच्चे, नई जॉब, आपके फाइनेंशियल गोल्स भी चेंज हो सकते हैं और आपके पोर्टफोलियो को उसी हिसाब से एडजस्ट करने की जरूरत होती है। तो एक अच्छी प्रैक्टिस है कि आप हर 6 मंथ्स या साल
साल में एक बार अपने पूरे पोर्टफोलियो का रिव्यू करो। देखो कि कौन से फंड्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से नहीं। क्या आपका एसेट एलोकेशन अभी भी आपके गोल्स के अकॉर्डिंग है? क्या कोई रिबैलेंसिंग की जरूरत है? रिबैलेंसिंग का मतलब है कि अगर इक्विटी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और अब आपके पोर्टफोलियो में उसका परसेंटेज बहुत बढ़ गया है ओरिजिनल प्लान से, तो थोड़ा प्रॉफिट बुक करके डेट में शिफ्ट करो ताकि ओरिजिनल एलोकेशन वापस आ जाए। लेकिन इसके साथ ही डेली या वीकली बेसिस पर हर छोटे मूवमेंट पर रिएक्ट करना अवॉइड करो। अगर एक फंड एक महीने अंडर परफॉर्म करता है, इसका मतलब ये नहीं कि तुरंत बेच दो। शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस नॉर्मल है। सिर्फ तब एक्शन लो जब कोई फंड कंसिस्टेंटली यानी 2-3 साल तक अपने बेंचमार्क या सिमिलर फंड से बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा हो, तभी स्विच करने के बारे में सोचो। 9वां रूल है, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को टैक्स एफिशिएंट तरीके से प्लान करो। बहुत सारे लोग सिर्फ रिटर्न्स देखते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि पोस्ट टैक्स रिटर्न ही एक्चुअल रिटर्न होता है जो आपकी जेब में आता है। पहली बात, टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स का सही यूज करो। अगर आप टैक्स ब्रैकेट में हैं तो ELSS म्यूचुअल फंड्स, PPF, NPS जैसे इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करके आप सेक्शन 80C के अंडर टैक्स डिडक्शन ले सकते हो। साथ ही ये इंस्ट्रूमेंट्स लॉन्ग टर्म वेल्थ भी बनाते हैं। दूसरी बात, होल्डिंग पीरियड को समझो। इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में अगर आप 1 साल से ज्यादा होल्ड करते हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स से कम होता है। इसलिए बिना जरूरत के बार बार बाय सेल करना अवॉइड करो, इससे आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। तीसरी बात, डेट फंड्स और इक्विटी फंड्स के टैक्स ट्रीटमेंट को समझो, क्योंकि दोनों के रूल्स अलग अलग होते हैं और समय के साथ चेंज भी होते रहते हैं, तो अपडेटेड रहना जरूरी है। चौथी बात, NPS जैसे रिटायरमेंट फोकस्ड इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करो अगर आप रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हो, क्योंकि इनमें एडिशनल टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं सेक्शन 80 CCD के अंडर, जो 80C से अलग होता है। पांचवी बात, टैक्स प्लानिंग साल के आखिर में लास्ट मोमेंट पर मत करो। बहुत सारे लोग मार्च में रश करते हैं टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए और जल्दबाजी में गलत डिसीजंस ले लेते हैं। इसकी जगह साल की शुरुआत से ही अपनी टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स को SIP के थ्रू स्प्रेड कर दो। इससे बेहतर प्लानिंग भी होगी और रुपये कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा भी मिलेगा। ध्यान रखिए, टैक्स सेविंग करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ टैक्स बचाने के लिए कोई खराब इन्वेस्टमेंट मत करो। पहले प्रायोरिटी अच्छा रिटर्न और सही गोल अलाइनमेंट होनी चाहिए। टैक्स सेविंग एक एडिशनल बेनिफिट होना चाहिए। और अब आता है 10वां और सबसे इंपॉर्टेंट रूल, पेशेंस। ये कोई टेक्निकल रूल नहीं है, बल्कि एक माइंडसेट है, लेकिन ये शायद सबसे ज्यादा डिटरमाइन करता है कि आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनोगे या नहीं। इन्वेस्टिंग एक गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, ये एक गेट रिच स्लोली प्रोसेस है। असली वेल्थ क्रिएशन में समय लगता है, अक्सर सालों नहीं बल्कि डेकेड्स लगते हैं। बहुत सारे लोग 1-2 साल इन्वेस्ट करके जब बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं दिखता तो फ्रस्ट्रेटेड होकर छोड़ देते हैं या फिर कोई नई हॉट टिप के पीछे भागने लगते हैं। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने सबसे ज्यादा वेल्थ बनाई है इन्वेस्टिंग से, वो लोग नहीं थे जो हर साल सबसे स्मार्ट मूव्स करते थे, बल्कि वो लोग थे जिन्होंने सही स्ट्रेटेजी को लंबे समय तक बिना पैनिक किए फॉलो किया। मार्केट में अप्स एंड डाउन्स हमेशा आएंगे, कभी रिसेशन आएगा, कभी क्रैश होगा, कभी जियोपॉलिटिकल इवेंट्स असर डालेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप क्वालिटी इन्वेस्टमेंट्स में लगे रहते हो तो ग्रोथ होती ही है। पेशेंस का मतलब सिर्फ वेट करना नहीं है, बल्कि ये एक एक्टिव डिसिप्लिन है। इसका मतलब है कि आप अपनी स्ट्रेटेजी पर ट्रस्ट करते हो, आप शॉर्ट टर्म नॉइज को इग्नोर करते हो और आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस्ड रहते हो। ये मतलब है कि जब सब लोग पैनिक कर रहे हो मार्केट क्रैश में, तब भी आप काम रहो और अपने SIP को कंटिन्यू रखो, बल्कि अगर पॉसिबल हो तो एक्स्ट्रा इन्वेस्ट भी करो, क्योंकि प्राइसेस कम है। और जब सब लोग यूफोरिया में हो बुल मार्केट में, तब भी आप रेशनल रहो और ग्रीड में आकर ज्यादा रिस्क मत लो। रिमेंबर करो, हर सक्सेसफुल इन्वेस्टर की जर्नी में पेशेंस सबसे कॉमन ट्रेट रही है। अगर आप ये एक क्वालिटी डेवलप कर लेते हो तो बाकी सारे रूल्स ऑटोमेटिकली फॉलो हो जाएंगे, क्योंकि आप एक डिसिप्लिन्ड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाओगे। ये सारे रूल्स एक साथ इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में इन्हें अप्लाई करते जाओ। याद रखिए, इन्वेस्टमेंट कोई एक बार का काम नहीं है, ये एक कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस है। जितना ज्यादा आप सीखोगे उतने बेहतर डिसीजंस ले पाओगे। अगर आपके मन में इन्वेस्टिंग को लेकर कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, मैं हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। और हाँ, अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करना मत भूलना। अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करना चाहते हैं, और अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी और वैल्यूएबल फाइनेंशियल कंटेंट आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इन्वेस्टेड, स्टे पेशेंट। धन्यवाद।